स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं या सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में सियासी फेरबदल हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन कयासों पर न केवल विराम लगा दिया है बल्कि नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला किया है। जब विपक्षी नेता तेजस्वी यादव से इस विषय पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई भी दम नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अब नीतीश कुमार होश में नहीं है और फिर बिहार का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और फिर उनके नेतृत्व में सरकार नहीं चल रही है बल्कि बिहार के कई रिटायर अधिकारी ही बिहार चला रहे हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, तेजस्वी यादव के इन आरोपों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि क्या सच में बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बल्कि उनके रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार में ठंड के मौसम के बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों में गरज और तड़क के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए एक चेतावनी जारी की गई है। हालांकि बिहार के तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में गिरावट और फिर रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार का सबसे ठंडा शहर किशनगंज रहा, जहाँ पर तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे गर्म शहर गया रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज बिहार के 13 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिला शामिल है। दोस्तों बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और फिर जेडीयू की हाँ में हाँ मिलाई है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बीजेपी और जेडीयू की मांग का तेजस्वी यादव ने खुल करके समर्थन किया है। ये मांग सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की थी, जहाँ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा ये सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश को सरकार की आलोचना भी की। तेजस्वी यादव ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को शारीरिक और फिर मानसिक परेशानी हो रही है। सीएम इस मामले पर चुप हैं। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी महात्मा गांधी और फिर सीता का अपमान कर रही है। गांधी जी के सामाजिक पापों की बात करने वाले आज खुद सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप नए साल पर बिहार में पिकनिक करना चाहते हैं तो फिर हम आपको बिहार के अंदर कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप बेहतरीन पिकनिक स्पॉट मना सकते हैं। यहां जाने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे देश के पर्यटक स्थल पर आ गए हैं। ऐसे में सबसे पहली जगह राजगीर है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में कई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको काफी शांति मिलेगी। इस लिस्ट में एक नाम रोहतास का दुर्गावती जलाशय है, जो कि आपके लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट हो सकता है। यहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे देश के पर्यटन स्थल पर आ गए हैं। नए साल और फिर छुट्टियों के दौरान ये जलाशय पिकनिक मनाने वालों की पसंदीदा जगह बन गया है। ये जलाशय रोहतास जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर और फिर चेनारी प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुंचने के लिए शिवसागर चेनारी सड़क या फिर कैमूर जिले के साबर भितरी बांध से होकर के पहुंचा जा सकता है। यहाँ आप शेरशाह सूरी का मकबरा भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप रोहतासगढ़ भी जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिहार में ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको बांका जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको गोवा और फिर शिमला जैसा नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर औरनी डैम और मंदार पर्वत एडवेंचर के लिए बेहतरीन विकल्प है। जहाँ वहीं पर धार्मिक स्थलों में बाबा ज्येष्ठ और फिर नाथ और तिलदी शक्तिपीठ स्थित है। इसके अलावा आप मदराचाल की चट्टानों पर सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां, गुफाएं और फिर मंदिर समेत कई चीजें देख सकते हैं। यहाँ आप बिहार के एक लौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी अपने नए साल के जश्न को यादगार बना सकते हैं। यहाँ आपको जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, जब पक्षियों की सैकड़ों किस्में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जहां सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। जहां दरअसल राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव है। जब राजनीति में कोई भी हमेशा दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजद विधायक ने कहा कि बिहार में फिर से खेला हो सकता है। जब अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ करके आएंगे तो फिर हम उनका स्वागत करेंगे। भाई वीरेंद्र के बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल पारा हाई हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही है। नीतीश कुमार की खामोशी ने सियासी गलियारों में चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी है। दोस्तों, गिरिराज सिंह के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसका समर्थन कर दिया है। जी हां, पटना में मीडिया से कर्मियों से एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, इसमें क्या है। हालांकि इस सवाल और फिर जवाब के बीच एक बड़ी बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने जवाब मुस्कुराते हुए दिया और नीतीश कुमार को अपने टारगेट पर भी ले लिया। जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखते हुए कहा कि नेता विरोधी दल के नाते हमने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। ये लोकतंत्र है और फिर लोकतंत्र में अगर नेता विरोधी दल कोई भी चिट्ठी लिखता है तो फिर मुख्यमंत्री को इसका पत्र देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन ना तो सदन में कुछ बोलते हैं, ना ही बाहर ही कुछ बोलते हैं और ना ही मीडिया में कुछ बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस राज्य में मुख्यमंत्री है भी नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है कौन मुख्यमंत्री है, ये अभी तक पता नहीं। 4 लोग पूरी सरकार चला रहे हैं, 2 यहाँ और फिर 2 वहाँ केंद्र में, और यही लोग सरकार चला रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस राज्य में छात्र रो रहे हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, न सदन में बोलते हैं, न ही सदन के बाहर बोलते हैं, हमारे पत्र का जवाब भी नहीं देते हैं। ये लोकतंत्र है और फिर उनको समझना चाहिए, एक नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना होगा। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कुत्ता भगाने का आदेश देने पर हंगामा मच गया है। स्कूलों के पास आवारा कुत्तों के मंडराने एवं छात्र छात्राओं को इसके खतरों से बचाने के लिए शुरू की गई पहल का विरोध शुरू हो गया है। जब प्राथमिक सहित कई शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों की तौहीन करार दिया है। शिक्षक संघ राज्य सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में पोस्ट किए जाने लगे हैं। जब बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरवेद्य ठाकुर ने कहा कि इससे संबंधित आदेश कई जिलों में जारी हुआ है, ये गलत है। शिक्षक आदेश से जुड़ी छपी खबरों की कतरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से शेयर करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल आदेश के अनुसार शिक्षकों से कहा गया है कि स्कूल के आसपास अगर आवारा कुत्ते दिखाई दे तो फिर बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक और सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं की होगी। उनको कुत्ते को भगाना होगा, कुत्ते को वहां से खदेड़ना होगा और बच्चों को कुत्तों से बचाना होगा। जहाँ समग्र शिक्षा डीपीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि ऐसा कोई भी विभागीय आदेश उनके संज्ञान में अब तक नहीं है। अगर कोई आदेश आएगा तो फिर उनका पालन किया जाएगा, कराया जाएगा। दोस्तों, कल केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी की कार्रवाई ने बिहार के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। ईडी की टीम ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बेहद करीबी हुलास पांडे के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। हुलास पांडे के पटना के 2 ठिकानों के साथ साथ बेंगलुरु में भी छापेमारी की गई। अब सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है। चर्चा है कि बिहार में बालू के अवैध खेल को उजागर करते हुए हुलास पांडे के ठिकानों पर दबिश डालने वाली ईडी के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे कुछ राजनेताओं की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं। शुक्रवार को हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने धावा बोला था। जहां इनके पटना स्थित 2 और बेंगलुरु स्थित 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। जब पटना के गोला रोड स्थित उनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। जब हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर के जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार में बालू के अवैध खनन के मामले में दबिश दी गई थी। ईडी की टीम लंबे समय से बिहार में बालू के अवैध खनन से अरबों की अवैध कमाई के मामले में की छानबीन कर रही है। इस मामले में एमएलसी राधाचरण सेठ, लालू परिवार के बेहद करीबी सुभाष यादव समेत जन जागरण सिंह और भी कई सारे लोगों निशाने पर हैं ईडी के। दोस्तों, सेहत के प्रति जागरूक रहना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी होता है। वहीं पर कई बार अनदेखी और फिर नकली दवाइयों के व्यापार के कारण सेहत से खिलवाड़ होता है। जहां हाल ही में एक CDSCO की रिपोर्ट सामने आई है जहां पर दवाइयों के बाजार में गुणवत्ता की जांच के दौरान नवंबर में 111 दवाइयां कई मानकों पर फेल हो गई है। जहां इसमें 2 दवाएं तो ऐसी है जिनका कोई भी उत्पादक नहीं है और फिर वे नामी नाम के
बाजार में बिक रही है। जहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने दवाइयों की जांच को लेकर के अभियान चलाया था। इस दौरान देश भर में दवा दुकानों के नमूने लिए गए थे। इस दौरान 41 दवाओं के नमूने की जांच संगठन और फिर केंद्रीय प्रयोगशालाओं में की गई। 70 दवाओं की जांच राज्य की प्रयोगशालाओं में की गई थी। इसमें गैस, बुखार, सांस की दवाइयां शामिल होना माना गया है। दोस्तों, इंजेक्शन लगवाने में सभी लोगों को डर लगता है, चाहे बच्चा हो या फिर बुजुर्ग। सभी लोग सुई देख करके घबरा जाते हैं। जहां अब IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद आप हंसते हंसते इंजेक्शन लगवा लिया जाए करेंगे। जी IIT बॉम्बे के रिसर्चकर्ताओं ने शॉक वेब वेस्ट नीडल फ्री सिरिंज विकसित की है जिसमें सुई नहीं होगी। इस सिरिंज से बिना दर्द के इंजेक्शन लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस सिरिंज से दवा शरीर में पहुंच जाएगी और फिर स्किन को नुकसान भी नहीं होगा। जहाँ IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने बताया है कि शॉक सिरिंज सुई वाली सिरिंज से बिल्कुल भी अलग है, यह क्योंकि ये स्किन में चुभती नहीं है। इसके बजाय ये उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों का उपयोग करती है जो कि स्किन की परतों को साउंड्स की स्पीड से भी तेज गति से भेजती है। जैसे सुई के बिना भी इंजेक्शन की दवा और फिर शरीर में पहुंच जाती है। यानी कि अब आपको अगर सुई दिया जाएगा, इस सुई से इंजेक्शन लगाया जाएगा तो फिर आपको दर्द नहीं महसूस होगी। दोस्तों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने घोषणा की है कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर वे चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो फिर वे दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पहला चुनाव होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पहला चुनाव होगा। विशेष रूप से JDU और फिर तत्कालीन अभिभाजित लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था, जब बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिल्ली में गठबंधन के भीतर सीट मिलने की संभावना काफी कम। जब पहले माना जा रहा था कि केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, इसके लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लगातार बीजेपी के संपर्क में थी। हालांकि बताया जा रहा है कि साथ मिलकर के चुनाव लड़ने को लेकर के भगवा पार्टी की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नतीजतन जीतन राम मांझी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी द्वारा गांधी मैदान के बापू सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजपुरी गायिका देवी को भी बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन पर विवाद शुरू कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भजन का विरोध करने वाले भाजपा के लोग नहीं हो सकते हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था, जब मंच के नीचे भीड़ में चंद यानी कि 20 से 25 लोगों ने ही विरोध किया था। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लोक गायिका देवी के भजन का विरोध करने वाले भाजपा के लोग नहीं थे। सभागार में बैठे सभी लोग पूरे मनोयोग से भजन सुन रहे थे। दौरान विरोध करने वालों को मैंने रोका नहीं बल्कि शांत भी कराया। फिर भी बिहार की धरती पर जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार की धरती पर बापू का विरोध कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। देवी को किसी ने माफी मांगने के लिए वादे नहीं किया, उन्होंने स्वयं अपनी ओर से माफी मांगी। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध नहीं किया गया है, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब को जानना चाहिए कि जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व सांसद थे अशोभनी चौबे, वे खुद इसका विरोध कर रहे थे। जब इसका खुद विरोध करते हुए जय श्री राम का नारा लगा रहा था, लेकिन शाहनवाज हुसैन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीदने के नियम और कानून बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। बिहार में खेती और फिर गैर रैयती की भूमि के लिए एक व्यक्ति को कितनी जमीन खरीदने के लिए अनुमति है। आपको बता दो कि बिहार में कृषि भूमि खरीदने के संबंध में राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित की है। वर्तमान में एक व्यक्ति को बिहार में कृषि भूमि खरीदने के लिए 15 एकड़ तक जमीन खरीदने की अनुमति है। इसका मतलब है कि यदि आप एक किसान है या फिर कृषि कार्य में संलग्न है तो फिर आप अधिकतम 15 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकते हैं। यह सीमा बिहार सरकार की कृषि भूमि संरक्षण नीति के अंतर्गत आती है, ताकि कृषि भूमि का अत्यधिक बंटवारा और फिर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग को रोका जा सके। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो और फिर कृषि क्षेत्र की स्थिरता बनी रहे। बिहार में गैर
खेती भूमि जैसे कि बाग बगीचे, आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि आदि की खरीद के संबंध में भी सीमाएं हैं। इसके तहत बिहार में एक व्यक्ति को 15 एकड़ से अधिक गैर रैयती भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी गैर रैयती भूमि के खरीदने के लिए आवेदन करता है तो फिर उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि उसकी भूमि सीमा 15 एकड़ से अधिक नहीं हो। हालांकि इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए सरकार से अनुमति भी दी जा सकती है। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ले ली है, जहां वो अलविदा कह गए हैं इस दुनिया को। इस खबर के सामने आने के बाद देश भर में शोक की लहर। वैसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई कारणों से याद किया जाएगा, हालांकि अगर आंख बंद करके उनके चित्र के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहले उनकी नीली पगड़ी ही नजर आती है। नीली पगड़ी। अच्छा, आपने भी गौर किया होगा कि मनमोहन सिंह ज्यादातर समय केवल नीले रंग के ही पगड़ी पहना करते थे, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा नीली ही पगड़ी क्यों पहनते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद इसके पीछे का कारण बताया था और कहा था कि ये पगड़ी उनके लिए बेहद स्पेशल है। साल 2006 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया था। इस दौरान जब वो स्टेज पर जा रहे थे, इस टिप्पणी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया है कि हल्का नीला रंग उनका पसंदीदा रंग है। यहाँ इससे अलग नीले रंग की पगड़ी उन्हें कैम्ब्रिज के दिनों की याद दिलाती है। जब उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तो मैं उस वक्त केवल नीले रंग की ही पगड़ी ही पहना करता था। इसके बाद मेरे सारे दोस्त मुझे ब्लू टर्बन यानी कि नीली पगड़ी के नाम से बुलाने लगे थे और फिर मेरा निकनेम बन गया। यही कारण था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नीली पगड़ी को अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा मानते थे। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटरमीडिएट 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। सभी छात्र छात्राएं जिनकी सेटअप परीक्षा पास हो चुकी है वे 9 जनवरी 2024 तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जब बोर्ड ने प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिया है। जहाँ आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और फिर निर्देशों का पालन करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। ये प्रवेश पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने सेटअप परीक्षा को पास किया है या जिन विद्यार्थियों ने सेटअप परीक्षा में विफलता पाई है उनके लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। यदि किसी छात्र को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई भी समस्या होती है या फिर अन्य कोई जानकारी चाहिए तो फिर वह बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 061222300039 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जनवरी से जिन किसानों के नाम से जमीन होगी उन्हीं किसान का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दूं कि बिहार में 30 से 40% किसानों की जमीन उनके दादा परदादा के नाम पर है। ऐसे में किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो जाएंगे। आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जिसकी वजह से किसानों को ये सब समस्याएं आएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल पदाधिकारी धनंजय पति त्रिपाठी ने बताया है कि जिन किसानों के नाम पर अपनी जमीन है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा या गैर रैयत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि कृषि विभाग की ओर से भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और फिर सारण के 10 राजस्व गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित करके रजिस्ट्रेशन कराने का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में पिछले 11 दिनों से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को कई टीचर का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में अब प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची, जहां इस दौरान एसडीपीओ सचिवालय डॉक्टर अनु अभ्यर्थी से बातचीत की गई और छात्रों का एक डेलीगेशन तैयार करने को कहा है। वहीं पर अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीपीओ सचिवालय डॉक्टर अनु ने बताया है कि हमने इनके प्रतिनिधिमंडल का नाम मांगा है। इसके अलावा डेलीगेशन का भी नाम मांगा गया है, जहां उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि प्रतिनिधि मंडल का नाम और फिर डेलीगेशन का नाम जल्द से जल्द हम देंगे। जहां हमारे तरफ से पूरा प्रयास होगा कि लोग जिनसे मिलना चाहते हैं और उनसे उनको मिलवाया जाए और फिर उनके आंदोलन को कब यहां पर रोका जाए। जहां हमने उनके प्रतिनिधि मंडल का नाम मांगा है, इसके अलावा डेलीगेशन का भी नाम मांगा गया है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और फिर सामाजिक परिवेश विषयों से जुड़े हुए कुछ पाठ्य अलग से जोड़े गए। जब वहीं पर 1ली से 5वीं तक की किताबें पूर्व की तरह ही यानी कि पहले की तरह ही एनसीईआरटी की ओर से तैयार की गई है। इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है। यह शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुंचा दी जाएगी, ताकि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हो। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाने के को लेकर के युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों बिहार के वैशाली में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मातृत्व अवकाश लेकर के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक और फिर छुट्टी देने वाले हेडमास्टर पर एक्शन लिया गया है। जहाँ शिक्षा विभाग ने शिक्षक और हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया है कि विद्यालय के शिक्षक और हेडमास्टर से ई शिक्षा कोष पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें पाया गया है कि हेडमास्टर की आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी देने के लिए मातृत्व एंट्री की गई थी। जहाँ गलत तरीके से अवकाश छुट्टी लेकर के शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह स्कूल से गैर हाजिर रहे। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब मिलने पर शिक्षक और फिर हेडमास्टर शत्रुघ्न कुमार रवि को निलंबित कर दिया गया है। यह सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट खूब वायरल हुआ था। आपको बता दो कि बिहार में एक पुरुष सरकारी शिक्षक ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया था और फिर ये स्वीकृति होने के बाद 1 सप्ताह तक छुट्टी पर रहा। जहां ये घटना तब सामने आई जब सरकारी शिक्षकों के लिए छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन करने वाले पोर्टल के कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शिक्षा विभाग का मजाक बनने पर अधिकारियों ने दावा किया है कि ये एक तकनीकी गलती थी, जिसे ठीक कर लिया जाएगा और फिर इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ये निर्देश शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को जारी कर दिया गया है। जब विभाग का कहना है कि कई स्कूलों में लाउड स्पीकर उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, जो निरीक्षण के दौरान सामने आया है। इस निर्देश का उद्देश्य अभिभावकों और फिर स्थानीय समुदाय को स्कूल की गतिविधियों से अवगत कराना है, ताकि बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे और फिर उनके माता पिता स्कूल की स्थिति पर नजर रख सके। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल चेतना सत्र में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अगर किसी स्कूल में लाउड स्पीकर की सुविधा नहीं है तो उसे तुरंत उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यदि लाउड स्पीकर खराब हो तो उसे जल्द ही ठीक करवाया जाए। दोस्तों बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर के तनातनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कल साफ कह दिया है कि हम दोबारा परीक्षा नहीं कराएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ आज जनसुराज ने ऐलान कर दिया है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थी जनसुराज के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास मार्च करेंगे और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कल कह दिया है कि यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में आएगा तो फिर लाठी खाने के लिए तैयार रहें। इस पूरे मामले को लेकर के हलचल बढ़ गई है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर के सरकार और प्रशांत किशोर के बीच तकरार और बढ़ गई है। जब प्रशांत किशोर की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को फिर से चेतावनी दे दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के कह दिया है कि छात्रों का पत्र मिला है और छात्रों ने हमसे कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। हम उनके समर्थन में आंदोलन में उतरे हैं। मैं आपको पत्र लेकर के अनुरोध कर रहा हूँ कि आज 12 बजे दिन तक सरकार इस पूरे मामले पर कोई भी सकारात्मक रुख दिखाएं। अगर आज 12 बजे दिन तक सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं दिखाया तो फिर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्रों को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल में आपके आवास मिलने जाएंगे। दोस्तों अगर आप फार्मेसी में विशेषज्ञ हैं और फिर नौकरी की तलाश में हैं तो फिर आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से 5 जिलों की विभिन्न फार्मेसी कॉलेजों में सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पटना, बांका, रोहतास, सीवान और फिर नालंदा में प्रत्येक कॉलेज में 13 अतिरिक्त अतिथि सहायक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का यह निर्णय लंबे समय से इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए लिया गया है। ये पद मानदेय आधारित होंगे, अर्थात प्रति क्लास के हिसाब से शिक्षक को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2024 रखी गई है। इन 5 जिलों में कुल 65 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में 13 सहायक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक सह फाइलेरिया के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने हाइड्रोसील रोगियों के लिए राहत बड़ी खबर दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत हाइड्रोसील के मरीजों को फ्री में सर्जरी का लाभ मिलेगा। हाइड्रोसील एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडकोश में पानी जमा हो जाता है, जिससे सूजन हो जाती है। ये स्थिति ज्यादातर फाइलेरिया के कारण होती है। फाइलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो मच्छरों द्वारा फैलता है और फिर मानव शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ये संक्रमण अंडकोश में सूजन, हाइड्रोसील और फिर अन्य जटिलताओं का कारण बनता है। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन के 11वें दिन मशहूर शिक्षक खान सर एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने मंच से छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी और सरकार से समाधान की मांग की। हालांकि इस बार उन्हें छात्रों के एक वर्ग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने खान सर पर आरोप लगाया है कि वे सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए आंदोलन करते हैं। छात्रों ने कहा है कि खान सर इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और फिर इसे अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब छात्रों ने मंच पर उनके खिलाफ नारे लगाए तो फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और फिर खान सर को मंच छोड़ करके जाना पड़ा। जब विरोध के बावजूद भी खान सर ने मंच से बोलते हुए कहा कि वे छात्रों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रशासन पर छात्रों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। खान सर ने भी ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नारा लगाया कि एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, री एग्जाम। खान सर ने मंच से साफ कर दिया है कि आंदोलन की फंडिंग की जांच के लिए सरकार कहा जाता है। या इससे पहले भी खान सर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जब उस वक्त भी प्रदर्शन के दौरान विवाद बढ़ गया था, जिसके चलते थाना जाना पड़ा था। तनावपूर्ण माहौल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। दोस्तों, बिहार में 4 NH का करीब 262 किलोमीटर लंबाई में निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है, जहाँ इससे पटना, औरंगाबाद, सिवान, सीतामढ़ी, मुंगेर और फिर जमुई सहित आधा दर्जन जिलों में आवागमन बेहतर होगी। इन 4 में से 2 NH की निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसके अलाइनमेंट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। जहाँ राज्य सरकार इन सभी NH का अलाइनमेंट केंद्र को सौंप चुकी है। इन सभी सड़कों में NH 139 पटना, औरंगाबाद और NH 227A सिवान मशरक शामिल है। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले में NH 122A विश्वनाथपुर चौक से खरका बसंत और फिर NH 333 मुंगेर जिले की बरियारपुर, जमुई जिले की लक्ष्मीपुर, झाझा, चकाई की मागोपुर, बिशनपुर सड़क को बेहतर बनाने की मंजूरी केंद्र ने दी है। दोस्तों, बिहार में 4 शहर में कम कीमत में पौधा समेत गमलों की आपूर्ति करके कृषि विभाग अपार्टमेंट की छत और फिर प्राइवेट घरों की छत पर फल, फूल एवं सब्जियों की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। जब कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। मीठापुर स्थित कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पहले चरण में योजना का लाभ राजधानी के पटना सदर, दानापुर, फुलवाड़ी एवं खगोल तथा भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इस योजना में ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो या फिर अपार्टमेंट में फ्लैट हो या फिर जिनके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, उसका लाभ उठा सकते हैं। वे लाभ उठा वहीं पर स्वयं का मकान लेने की स्थिति में छत पर 300 वर्ग फीट खाली स्थल जो कि किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो तथा अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा कि वे आने वाले दिनों में बिहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए 2030 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि वे बिहार की बेहतरी के लिए काम करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी योजनाओं का हिस्सा था कि मैंने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के बिहारी फर्स्ट के नारे पर जोर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि मैं खुद को 2030 में बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में देखना चाहता हूं। मैं खुद को राज्य की राजनीति से अधिक परिचित देखता हूं। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि चिराग पासवान ने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने से परहेज किया क्योंकि एनडीए जिसमें उनकी पार्टी एक भागीदार है, पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में चिराग पासवान 2030 में राज्य की राजनीति में अपनी जगह
तलाशेंगे। एक प्रश्न के जवाब में चिराग पासवान ने भविष्य में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ किसी भी तरीके की संभावना इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करता। जब एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो फिर संबंध तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। चिराग पासवान ने कहा कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ी तो फिर राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीतेगी। दोस्तों, बीपीएससी के सत्याग्रही अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वार्ता की मांग को लेकर के अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जयजन के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव से वार्ता करने के बजाय वे केवल मुख्यमंत्री से ही बातचीत करेंगे। जी हाँ छात्र, इसके बाद पटना के जिला अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और फिर जहां पर मामले पर गहन बातचीत जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के अत्यधिक आक्रोशित है, जहां उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत नहीं होती है वह अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। जहाँ उनकी आवाज अब भी सड़कों पर गूंज रही है और उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। धरने पर बैठे एक अभ्यर्थी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे सपने का भविष्य दांव पर, जहां हम सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। पूरे राज्य में इस घटनाक्रम को लेकर के गहरी चिंता का माहौल है और अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के इस गंभीर मांग पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दोस्तों, किसानों को बिजली के अभाव में अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऊर्जा विभाग की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को सोलर दिया जाएगा। जी हाँ, इस बारे में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने बताया है कि इस योजना का लाभ किसान ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जनवरी है। आलोक अमृतांशु ने बताया है कि किसान पीएम कुसुम योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। सोलर पावर प्लांट के माध्यम से कृषि कार्यों में सुगमता तो आएगी ही, जैसे साथ में उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकती है। जब बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कृषि मिश्रित फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है, जिससे बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। 1 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने नए साल में बिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में बम्पर भर्ती की योजना बनाई। जब बिहार में कुल 6421 विद्यालय सहायकों के पद सृजित किए गए हैं, जिन पर नियुक्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यालय सहायकों को हर महीने 16,500 रुपये का वेतन मिलेगा। इसके अलावा हर साल उनके वेतन में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इससे राज्य के स्कूल में कामकाजी माहौल बेहतर होगा और फिर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहायक भूमिका निभाने वाले कर्मचारी मिलेंगे। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को स्कूलों में विभिन्न प्रशासनिक और फिर शैक्षणिक कार्यों में सहायता देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये नियुक्ति न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी बल्कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयास में योगदान करेंगे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने अपने पति को नाश्ता लेने के लिए भेजा और अपने 3 बच्चों को छोड़ करके हुए अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति अपने पत्नी की मंशा से अनजान था, जब महिला का पति नाश्ता लेकर के वापस आया तो फिर बच्चों को वहां रोते बिलखते देख करके परेशान हो गया। बच्चे ने उसे बताया है कि उसकी मम्मी भाग गई है, जिसके बाद पति पूरे स्टेशन परिसर में उसे खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं भी नहीं मिली। इस घटना के बाद फरार महिला का पति तीनों बच्चों को लेकर के थाना पहुंचा और फिर पत्नी की बरामदगी की गुहार उसने पुलिस से लगाई। जहां पीड़ित पति ने पुलिस को बताया है कि 12 साल पहले बात थाना क्षेत्र के गांव में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे भी हैं। जहां परिवार चलाने के लिए वे गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करने लगा। जब पत्नी ने भी काम करने की इच्छा जाहिर की, पत्नी को भी कंपनी में काम मिल गया। वहीं पर कंपनी में ही एक युवक से प्रेम हुआ और ससुराल जाकर के प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति ने पुलिस को बताया है कि कंपनी में काम करने के दौरान पत्नी को एक युवक से प्रेम हो गया, वह अक्सर उससे बातचीत करती थी। जब पीड़ित ने कहा कि 1 माह पहले जब पत्नी का भाई हम लोगों से मिलने के लिए गुजरात पहुंचा, तब उन्हें उन बातों से अवगत कराया गया था। जब वापस लौटते समय अपनी बहन को अपने साथ लेकर के अपने गाँव चला आया। बीते 22 दिसंबर को मैं भी ससुराल पहुंचा। जब पीड़ित पति ने कहा है कि शुक्रवार को अपनी पत्नी और फिर बच्चे को लेकर के अपने घर सबोर जा रहा था। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचते ही पत्नी ने नाश्ता करने की बात कही। जब मैं नाश्ता लाने गया तो फिर वो अपने प्रेमी के संग फरार हो गए। इधर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।